आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। साथियों, इसी विषय सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 43 से पढ़कर सुनाते हैं। भयानक प्रेतात्मा अंततः सहायक बनी। आइए सुनते हैं। इंग्लैंड की डफरिन और अवा रियासतों के सामंत लॉर्ड डफरिन कभी भारतवर्ष के वायसराय रह चुके थे। कनाडा के गवर्नर जनरल और रोम के राजदूत रहने का भी उन्हें सौभाग्य मिला था। सन 1891 में वे पेरिस के राजदूत नियुक्त हुए। एक दिन उन्हें एक मित्र ने आयरलैंड में एक दावत दी। रात के 12 बजे तक भोज चला। उनके लिए अत्यंत सजे हुए कमरे में विश्राम की व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड डफरिन अभी लेटे ही थे कि सारा कमरा एकाएक तीव्र प्रकाश से भर गया। यूं उस दिन पूर्णमासी थी। बाहर चंद्रमा पूरे वेग से छिटक रहा था, तो भी कमरों के सभी दरवाजे और खिड़कियां पर पर्दा पड़ा था। भीतर प्रकाश जाने की कोई संभावना न थी। बल्ब बुझे हुए थे। लॉर्ड डफरिन को शंका हुई। वे उठे, सब तरफ देखा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर लेटे ही थे कि वही पहले जैसा तीव्र प्रकाश अनुभव हुआ। उन्होंने अच्छी तरह अपने को परखा कि वे जाग रहे हैं और होश में हैं। फिर खड़े होकर खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ गज की दूरी पर एक आकृति अपने कंधे पर एक शव ढोने की कटघरे जैसा बोझ लिए दिखाई दी। वह कराह सी रही थी। लगता था बोझ भारी है, उसे जाने में कष्ट हो रहा है। उन दिनों प्रयोगशालाओं के लिए शवों की बड़ी आवश्यकता रहती थी। वैज्ञानिक मुँह मांगे दाम देते थे। इसलिए फ्रांस में मुर्दों की चारों ओर की एक आम हवा चल रही थी। मुर्दों की चोरी की एक आम हवा चल रही थी। वैज्ञानिक मुँह मांगे दाम देते थे, इसलिए फ्रांस में मुर्दों की चोरी की एक आम हवा चल पड़ी थी। डफरिन ने सोचा कोई मुर्दा चोर है। सो साहस करके वे आगे बढ़े और पास पहुंचते ही ललकार कर पूछा, कौन हो? आकृत ने उनकी ओर थोड़ा घूर कर देखा तो स्तब्ध रह गए। इतना भयानक चेहरा डफरिन ने पहले कभी न देखा था। तो भी उन्होंने साहस किया और आक्रमण के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, वह आकृति अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हो गई। न कोई व्यक्ति था, न कोई बोझ। टार्च के सहारे दूर तक देखा। पृथ्वी पर पैरों के कहीं निशान भी न थे। लॉर्ड डफरिन तब कुछ डर। वह एक अविस्मरणीय घटना थी। वे कमरे में लौटे और उसी समय जो कुछ देखा, जैसा देखा वैसे ही डायरी में नोट कर लिया। फिर वे रात भर सो न सके। कुछ दिन में बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष बीते। लॉर्ड डफरिन तब पेरिस के राजदूत ही थे। एक दिन सभी राजनैतिक व्यक्तियों को भोज दिया गया। पेरिस के ग्रांड होटल में उसका प्रबंध किया गया। समय पर सब लोग होटल के समीप इकट्ठे हुए। ऊपर होटल तक ले जाने के लिए लिफ्ट, एक ऐसी मशीन जो बिजली के सहारे रेल की तरह ऊपर चढ़ती है, कई मंजिलों को इमारत से वह ऊपर बोझ और व्यक्तियों को पहुंचाने के काम आती है, तैयार थी। वरिष्ठ होने के नाते सब डफरिन की ही प्रतीक्षा में थे। नियत समय पर जैसे ही
उस लिफ्ट के पास पहुंचे। वर्षों पूर्व देखी हुई वही भयानक आकृति वहां उपस्थित पाई। उस दिन की सारी घटना एक सेकंड में उनके मस्तिष्क में नाच गई। वे पीछे हट गए। अपने सेक्रेटरी से भोज में सम्मिलित होने से इनकार करते हुए वे लौट पड़े और सीधे होटल के मैनेजर के पास जाकर पूछा, लिफ्ट पर किसे नियुक्त किया गया है? जब तक वह कोई उत्तर दे, एक धड़ाम की आवाज आई। सब लोग लिफ्ट की ओर दौड़े। देखा लिफ्ट बीच में ही कटकर टूट गई। सारे सवार अतिथि गिरकर चूर चूर हो गए। डफरिन के अतिरिक्त सभी लोग मर चुके थे। यह समाचार फ्रांस के सभी समाचार पत्रों ने छापा और यह स्वीकार किया कि भूत की सत्ता सचमुच कुछ न कुछ है। उसको विज्ञान कुछ भी होता हो, उसका विज्ञान कुछ भी होता हो, लेकिन सचमुच भूत की सत्ता कुछ न कुछ है। लुई आंस पैचर द्वारा यह घटना रीडर्स डाइजेस्ट पत्रकालम में भी छपी थी। उस भयानक आकृति के डफरिन को आयरलैंड में शव ढोने वाला बक्सा ले जाते जैसी अशुभ स्थिति में दिखने पर भी उनका अनिष्ट न करना इस अनुमान को बढ़ाता है कि दूसरों के लिए वही कितना भी अशुभ रहा हो, किंतु डफरिन के प्रति उसके मन में आत्मीयता का कोई कोना सुरक्षित था। पेरिस के ग्रांड होटल में वह छाया रूप में ही लिफ्टमैन के निकट विद्यमान रहा होगा और लोगों को वह भयानक आकृति नहीं दिखी। नियमित ड्यूटी वाला लिफ्टमैन ही दिखा। मात्र लॉर्ड डफरिन को वह भयानक पुरुष दिखाई पड़ा। इसका अर्थ है कि वह अपनी भयानक गतिविधियों में प्रकृतिवश जुटा रहकर भी डफरिन को मूक चेतावनी देना चाहता था। कई प्रेत विद्या विशारदों के अनुसार वह कोई लॉर्ड घराने का ही क्रूर कर्मी पूर्वज रहा होगा, जिसे मृत्यु के बाद भी ऐसे ही कठोर दायित्व सौंपे गए। श्री लेडवीहड ने भी इन विजुअल हेल्पर्स में यही लिखा है कि जिस आत्मा के जो कार्य अधिक अनुकूल होते हैं उन्हें परलोक में वैसे ही दायित्वों के निर्वाह का प्रशिक्षण देकर फिर वैसी ही भूमिका सौंप दी जाती है। अपनी सीमा में बंधे हुए उस क्रूर कर्मी पितर ने डफरिन को तो चेतावनी देकर उनका हित ही साधा। डफरिन ने उस मूक चेतावनी या गुप्त संकेत पूर्ण आभास को समझ लिया और उसकी उपेक्षा नहीं की। इससे वे लाभान्वित भी हुए। वस्तुतः हर प्रेतात्मा डराने नहीं आती। यह मानकर चलना चाहिए कि उनसे भयभीत न हुआ जाए तो प्रकारांतर से वे सहयोग के निमित्त ही प्रकट होती हैं। साथियों, पश्चिम जगत की एक और ऐसी ही प्रसिद्ध घटना है। सन 1967 की दिसंबर की ठंडी रात्रि थी। श्रीमती एक्ले हडसन नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी में खड़ी अपने पति को रवाना होते देख रही थी। यह वही विक्टोरिया कालीन मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। झूठ का सच प्रायः हर व्यक्ति यह कहता था कि इस भवन में भूत निवास करते हैं। एक दिन खेत जाते समय श्री एक्ले की नज़र इस पर पड़ी। वे इन बातों का विश्वास नहीं करते थे। वे प्रतिदिन विचार करते कि इतना भव्य मकान वीरान पड़ा है केवल इसलिए कि लोग इसे भूत बाड़ा समझ बैठे हैं। रोज इसे खरीदने का ये विचार करते और अंततः इसे एक दिन उन्होंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। मकान उन्होंने स्वयं खरीद लिया।
उसी रात्र श्रीमती एकले को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनके समीप खड़ा है, इतना समीप कि उनकी सांसें उनकी गर्दन का स्पर्श कर रही हैं। भूतों से संबंधित सभी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में घूम गई। वह भयभीत होकर वहां से जैसे ही भागने को पीछे मुड़ी, उन्होंने देखा कि एक छाया उनके मार्ग में खड़ी है। इस छाया से क्षीण ध्वन फूटी, तुम डरकर भागो नहीं, तुम डरकर भागो नहीं। अभी तक जितने भी व्यक्ति इस घर में आए हैं भयभीत होते रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना, उनसे सहानुभूति अर्जित करना है। इन शब्दों से की श्रीमती एकले को साहस मिला। वे आश्वस्त हुई और बोली, आप लोग कौन हैं? कितने व्यक्ति इस रूप में क्यों आपको भटकना पड़ रहा है? छाया ने जवाब दिया, हम लोग 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे वंश के ही हैं। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग मात्र नहीं है, हमारे द्वारा एकले को दी गई विचार रूप में प्रेरणा ही तुम्हें यहाँ लाई है। मरणोत्तर जीवन में एक यौन ऐसी होती है मित्रों, मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं। वह सभी की सहायता करती हैं। जब इस मकान को भुतहा ठहरा दिया गया तो हमने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। श्रीमती एकले काफी देर तक अपने वंशज पितर से बात करती रही। बात का विषय मोड़कर तथाकथित प्रेत ने हडसन नदी के दृश्य की सुंदरता की चर्चा आरंभ कर दी। वह श्रीमती एकले उसे इतना दत्तचित्त हो देखने लगी कि उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि कब वह छाया वहां से चली गई। यह बहुचर्चित घटना जो इन दिनों अखबार की सुर्खियों का विषय बनी, रीडर्स डाइजेस्ट के मई 1877 अंक में भी छपी थी। वह इसमें इस प्रथम साक्षात्कार के बाद इन सहयोगी आत्माओं से मिले अनुदानों की चर्चा है। विवरण में लिखा है कि एकले परिवार ने पड़ोसियों की आशा के विपरीत उसे खरीदने का निर्णय किया। आए दिन घर के किसी न किसी सदस्य की भेंट इन अदृश्य आत्माओं से होती रही। वह अपनी सहायक मनोवृत्ति का परिचय देती रही। कई बार ये पितर मजाक के मूड में होते हैं। हाथ से मुंह में जा रहा नाश्ता कोई अज्ञात छाया अपने मुंह में झपट लेती एवं सब एक साथ हंस पड़ते हैं। सब प्रतीत होता कि इनको शिथिया से विशेष लगाव था। जो एकले की बड़ी पुत्री थी, यदि वह पढ़ाई हेतु सवेरे नियत समय पर न उठती तो उसका बिस्तर जोरों से हिलने लगता। जब तक वह उठ बैठ न जाती बिस्तर हिलता रहता। छुट्टियों में शिथिया ने सोते समय प्रार्थना की, कृपया मुझे देर तक सोते रहने देना। आत्माओं ने बात मान ली। वह काफी देर तक तकी हारी शिथिया सोती रही। शिथिया ने अक्सर एक राजसी वेशभूषा में घूम रही महिला की छाया को अपने कमरे में देखा। 1976 में शिथिया ने विवाह के बाद श्रीमती एकले के कमरे में प्रवेश करते ही आवाज सुनी, हमारी ओर से भी शिथिया के लिए कुछ भेंट है जो आशीर्वाद स्वरूप उसे दे देना। उन्होंने एक अलमारी खोली। वह उसमें एक नक्काशी किया चांदी के चम्मचों का जोड़ा पाया। शिथिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तो औरों की भेंटों के साथ ही उन्हें अपने पितरों से सोने की अंगूठी भी मिली। ये घटनाएं बताती हैं कि उदार और सहृदय व्यक्ति मरने के बाद भी अपने स्वभाव की इन विशेषताओं के अनुरूप औरों का हित साधन करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दुष्ट आत्माएं अपनी दुष्टता और कुसंस्कारों पर पीड़ित वृत्ति के कारण मरने के बाद भी भूत प्रेत बनकर दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं। मित्रों, उदार सहृदय और सद्भाव संपन्न आत्माओं को ही तत्वदर्शियों ने पितर और देव आत्माएं कहा है।
उनका सहयोग और मार्गदर्शन हर कोई प्राप्त कर सकता है और वह इसके लिए आतुर तथा उत्सुक भी रहते हैं। अशरीरी आत्माओं से संबंध स्थापित करने और उनका सहयोग लेने, उन्हें अपना सहचर बनाने की विद्या भारत में पहले काफी प्रचलित रही है। आज भी इस विद्या के जानकार हैं, परंतु वे प्रकाश में नहीं आते। अपने को क्षमता से संपन्न विज्ञापित करने वालों से अधिकांश व्यक्ति इस विद्या के अस्तित्व का अनुचित ही लाभ उठाते हैं। सदा सही, उदार और परोपकारी वृत्ति की अशरीरी आत्माएं स्वयं उन व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं जिनकी अंतः चेतना विकसित और परिष्कृत हो। साथियों, वस्तुतः आत्म की इतनी सामर्थ्यवान है कि वह प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों लोकों में भावनात्मक सहयोग एवं क्रियान्वयन का मार्ग खोल सकती है। निश्चित ही इससे दोनों ही पक्ष लाभान्वित व संतुष्ट होंगे। मनुष्य की अपनी कार्य परिधि बढ़ेगी एवं पारस्परिक प्रत्यावर्तन का एक महत्वपूर्ण उपक्रम बन पड़ेगा, चल पड़ेगा, जिसकी कल्पना मात्र से रोमांच हो उठता है। साथियों, आपको विषय सहयोग सहकार बड़ी दिव्य आत्माओं के विषय में पढ़कर सुनाया। अब तीसरा विषय अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। पितर हमारे शुभचिंतक, सच्चे मार्गदर्शक। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।